हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमर्सी पाठशाला। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि हमारे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड हैं, प्लीज हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। हमारा फोन नंबर है 8101065300। एंड ऑनलाइन क्लासेस के साथ आपको फ्री असाइनमेंट्स, फ्री एग्जामिनेशन नोट्स, फ्री गाइडेंस, हर एक चीज जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है अगर आप ऑनलाइन क्लासेस करते हैं। ऑनलाइन क्लासेस की फीस जो है वो 1000 पर मंथ है और वो सारे सब्जेक्ट्स के लिए है। सब्जेक्ट वाइज अलग अलग फीस आपसे नहीं लिया जाएगा, सिर्फ आपको 1000 पे करना है। और उसमें आपको सारी की सारी चीजें जो मैंने अभी आपको बताई है थोड़ी देर पहले, वो सारी चीजें आपको वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। ठीक है। एंड ऑनलाइन क्लासेस में आपको 1-to-1 क्लासेस भी मिल जाएंगी, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। वीकली हम लोग 2 दिन क्लास करेंगे, बट अगर मेरे पास टाइम रहता है देन दैट नंबर कैन गो अप टू 3 डेज, है ना। 3 डेज क्लासेस भी हम लोग कंडक्ट करवाया जा सकता है। ठीक है। तो ये तो बड़ी ऑनलाइन क्लासेस की बातें। आज हम लोग टॉपिक जो हम लोग अभी जो हम लोग करने वाले हैं वो है MCO 22 का। ओके। एक्सप्लेन व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन व्हाइल ड्राफ्टिंग अ यूजफुल क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हम लोग क्यों करते हैं, है ना। सबसे पहले तो इस बारे में हम लोग बात करेंगे और उसके बारे में उसके साथ हम लोग ये भी करेंगे कि हम लोग जब क्वेश्चन रेडी करेंगे तो क्या क्या चीजों को आपको अपने ध्यान में रखना पड़ेगा, क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने हैं जब भी आप क्वेश्चन रेडी कर रहे हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन जो है एक तरीके का रिसर्च होता है। क्वेश्चन हम लोग तब तैयार करते हैं जब हमें रिसर्च में कुछ कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आपको पब्लिक से जानना होता है। तो आप कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस आप रेडी करते हैं जो कि आप लोगों के पास लेकर के जाते हैं और उनके उनके आंसर्स को उनसे उनके आंसर्स को लेकर के आप उसको फिर रिकॉर्ड करते हैं, है ना। और फिर आप जो है फाइनल रिपोर्ट रेडी करते हैं। क्वेश्चन में जनरल क्वेश्चन भी हो सकता है, जैसे कि मैंने सपोज आपको स्टडी करवाने के लिए, एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करवाने के लिए मैंने 10 क्वेश्चंस आपको दिए और मैंने आपको कहा कि ये 10 क्वेश्चंस हम लोग जो है हर दिन डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये जो है वो क्वेश्चनेयर का एक सेट मैंने आपको दिया, क्यों? ताकि आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन उसी क्वेश्चनेयर के अकॉर्डिंग हो सके। तो क्वेश्चनेयर का जो रीजन है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। पर हमारा जो टॉपिक है MCO 22, इसमें हम लोग मैथ्स की बात कर रहे हैं और ये रिसर्च में ही ज्यादा काम आता है, स्टैट्स में ही ज्यादा काम आता है क्वेश्चनेयर का जो है चीज, है ना। सो कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है जब आप क्वेश्चनेयर रेडी करेंगे, वो हम लोग एक एक करके भी करते हैं। ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। So when drafting a useful questionnaire, it is important to take several precautions to ensure the quality and effectiveness of the survey. So जब भी आप कोई सर्वे करने वाले हैं तो उसकी क्वालिटी को बेहतर बनाए रखने के लिए, उसकी इफेक्टिवनेस को बेहतर बनाए रखने के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि आप बहुत अच्छी तरह से, है ना, कुछ प्रिकॉशंस का ध्यान रखें जब भी आप उन क्वेश्चनर्स को रेडी कर रहे हैं। और वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, चलिए फिर देखते हैं। सो हियर आर सम की प्रिकॉशंस टू कंसीडर। सबसे पहला है क्लियरली डिफाइन द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। आपका क्वेश्चन आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव से जुड़ा हुआ होना चाहिए, है ना। सपोज आप रिसर्च कर रहे हो कि इंडिया में सबसे ज्यादा रन क्रिकेट में किसने बनाए हैं, सारे फॉर्मेट्स मिला करके, T20, टेस्ट और वनडे मिला करके, है ना। ये आपका ऑब्जेक्टिव है। पर अगर आप पब्लिक से जाकर के ये पूछोगे या आप क्वेश्चनियर में अगर आप ये क्वेश्चन शामिल करोगे कि इंडिया में जो आईपीएल हो रहा है, आईपीएल में किसी बंदे ने कितने रन, कौन सा बंदा है जिसने सबसे अधिक रन बनाया है, तो यहाँ पे आप किसी बंदे का पूरा का जो उसका करियर रहा है आप उसको चेक कर रहे हो और आपने क्वेश्चनियर बना दिया आईपीएल के अकॉर्डिंग, आईपीएल के ऊपर। तो क्या ये जस्टिफाइड होगा? नहीं होगा, राइट। क्योंकि जो आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव है, जो भी आपका उद्देश्य है, आप जिस उद्देश्य की वजह से ये आप क्वेश्चन रेडी कर रहे हो, सर्वे जो कर रहे हो, वो आपका क्लियर होना चाहिए और आपको ऐसे क्वेश्चंस ही चुनने हैं जो कि आपको रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को पाने में आपकी हेल्प करें, right? Before drafting the questionnaire, clearly define the research objectives and the specific information you seek to gather. सही बात है, जो मैंने आपको बोली वही बात बोली गई है कि जब भी आप ड्राफ्ट करें क्वेश्चनेयर को तो पहले ध्यान रखें कि जो आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव है वो आप ठीक तरीके से समझ लें, उसको डिफाइन कर लें और साथ ही साथ ऐसे स्पेसिफिक जानकारी ही आप इकट्ठा करें जो कि आपके लिए जरूरी, इकट्ठा करना जरूरी है आपके रिसर्च के लिए। दिस विल गाइड द डिजाइन ऑफ रेलेवेंट एंड फोकस्ड क्वेश्चन, है ना। जिससे आपका क्या होगा, आप एक अच्छे तरह के क्वेश्चन जो है आप डिजाइन करेंगे और एक फोकस्ड क्वेश्चन होगा। ऐसा नहीं कि कुछ पूछ रहा है, आपको जानना कुछ और है और आप पूछ कुछ और रहे हो, है ना। ये नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कीप द क्वेश्चनेयर कॉन्साइज। जो क्वेश्चनेयर होगा वो कॉन्साइज होगा, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा नहीं होगा, बहुत कंफ्यूज्ड नहीं होगा, है ना। जो भी आप पूछोगे वो समझ में आना चाहिए लोगों को, है ना।
तो कंसाइज होगा और क्लियर होगा। सो लॉन्ग एंड ओवरली कॉम्प्लेक्स क्वेश्चनेयर्स कैन लीड टू रिस्पोंडेंट फटीग एंड लोअर रिस्पॉन्स रेट्स, है ना। तो अगर लंबे लंबे क्वेश्चंस होंगे या बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होंगे या बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होंगे, है ना, जिसका जवाब सपोज 1 लाइन 2 लाइन या 3 लाइन में देना पॉसिबल नहीं है, उसके लिए लंबे आंसर्स लिखने पड़ेंगे, वो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस की कैटेगरी में आते हैं। तो वहां पे जो रिस्पोंडेंट जो आंसर दे रहा होगा उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको फटीग फील होने लगेगा, है ना, नर्वसनेस, थोड़ा सा डिजीनेस, नींद नींद आने लगेगी जैसे हम लोग को आने लगती है। तो फटीग जो है, तो उनका लोअर जो रिस्पांस रेट है वो भी काफी कम जाता है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि जब भी आप क्वेश्चनेयर ड्राफ्ट करें तो जो आपके क्वेश्चंस हो वो कंसाइज हो, छोटे हो, ज्यादा बहुत ज्यादा क्वेश्चंस ना हो, है ना। कीप द क्वेश्चनेयर कंसाइज बाय इंक्लूडिंग ओनली एसेंशियल क्वेश्चंस, है ना। आप इसको छोटा कैसे कर सकते हैं, कंसाइज कैसे कर सकते हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ करके, है ना। रिमूव एनी रिडंडेंट और अननेसेसरी क्वेश्चंस टू मेंटेन रिस्पोंडेंट्स इंटरेस्ट एंड एंगेजमेंट। तो किसी भी तरह का रिडंडेंट अगर क्वेश्चन है, अननेसेसरी क्वेश्चन है, तो आप उसको अपने क्वेश्चनेयर से निकाल दीजिए, ताकि आपके रिस्पोंडेंट का इंटरेस्ट और एंगेजमेंट बना रहे। अगर आप उटपटांग क्वेश्चन पूछेंगे, यू नो, अलग अलग दूसरे तरह की चीजों के बारे में आप पूछेंगे, तो उसका इंटरेस्ट जो है वहां से चला जाएगा। तीसरा पॉइंट है यूज क्लियर एंड अनएम्बिगुअस लैंग्वेज। देखो एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, दो राय, आपने सुना होगा, एक वर्ड होता है दो राय, कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है ना। तो जो आपका आंसर होगा, जो लिखने की जो लैंग्वेज होगी, जो भाषा होगी, वो एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, वो अनएम्बिगुअस होना चाहिए। वही बोला गया यहाँ पे, यूज क्लियर एंड अनएम्बिगुअस लैंग्वेज। इंश्योर दैट द लैंग्वेज यूज्ड इन द क्वेश्चनर इज क्लियर, क्लियर होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, एंड इजिली अंडरस्टैंडेबल, है ना, आपको समझ में भी आना चाहिए, बाय द टारगेट रिस्पोंडेंट। आप जिससे पूछ रहे हो, जिससे जिसके पास से आपको जानकारी लेना चाह रहे हो, उसको वो पढ़ करके दोहराए उसके मन में ना आए, है ना। अवॉइड जार्गन, टेक्निकल टर्म्स और कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज दैट मे कंफ्यूज पार्टिसिपेंट्स, है ना। तो किसी भी तरह का जार्गन का यूज करना, किसी भी तरह का टेक्निकल टर्म्स का यूज करना जो कि जरूरी नहीं है, अगर जरूरी हो तो ही टेक्निकल टर्म का यूज कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए। या किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेटेड भाषा का इस्तेमाल करना अच्छी बात नहीं होती है जब भी आप क्वेश्चन को रेडी करते हैं, तो क्योंकि इससे जो पार्टिसिपेंट है, जो रिस्पोंडेंट है, वो कंफ्यूज होता है। यूज सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्डिंग दैट कैन बी इंटरप्रेटेड कंसिस्टेंटली, है ना। तो आपको सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको सवाल शब्दों का इस्तेमाल करना, जिससे जो बंदा है उसको चीजें जो है बहुत ही इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। चौथा पॉइंट है प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शन। तो जो आंसर देने का तरीका होता है उसके लिए भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं। जैसे कि सपोज आपने जब एग्जाम दिया होगा, इवन एमकॉम का भी जब आप एग्जाम देते हो, तो लिखा हुआ रहता है ना इंस्ट्रक्शन में, कि आपको आंसर जो है अपने शब्दों में देना है, और सपोज 1000 वर्ड्स के भीतर लिखना है, या 500 वर्ड्स के भीतर लिखना है आंसर्स को, उससे ज्यादा वर्ड्स नहीं होने चाहिए। तो कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन जो है आपको अपने क्वेश्चनेयर में भी देने होंगे, और वो बहुत ही क्लियर इंस्ट्रक्शन होने चाहिए। ओके, इंक्लूड क्लियर इंस्ट्रक्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द क्वेश्चनेयर, है ना। अच्छे से आप क्वेश्चनेयर दे दो टू गाइड रिस्पोंडेंट्स, ताकि जो रिस्पोंडेंट्स है वो ठीक तरीके से गाइडेड महसूस करें, उनको पता रहे कि उनको आखिर करना क्या है, कैसे करना है, ऑन हाउ टू आंसर द क्वेश्चंस, कि किस तरीके से आपको आंसर को देना है। एक्सप्लेन एनी स्पेसिफिक टर्म्स और कॉन्सेप्ट दैट मे बी अनफेमिलियर टू द रिस्पोंडेंट। अगर आप किसी ऐसे वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हो जो कि स्टूडेंट्स के लिए, आई मीन जो रिस्पोंडेंट्स के लिए वो अनफेमिलियर है, ऐसा कोई वर्ड जो कि उनको समझ में नहीं है, जैसे यहाँ पे एक वर्ड था जार्गन, है ना, ये बहुत ही टेक्निकल वर्ड है, सबको समझ में आ जाए ये जरूरी नहीं है। जार्गन इज लाइक कॉम्प्लिकेटेड, है ना, चीजों को कुछ इस तरीके से ट्विस्ट करके देना कि बंदे को समझ में ना आए, बंदा कंफ्यूज हो जाए, है ना। तो उस तरह की चीज, जब भी आप इस तरह के वर्ड्स का कभी अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो उसके बारे में आपको अच्छे तरीके से बता देना है ना। ये वही बात यहाँ पे बोली गई है, एक्सप्लेन एनी स्पेसिफिक टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स दैट मे बी अनफेमिलियर टू रिस्पोंडेंट्स। क्लियर इंस्ट्रक्शंस विल हेल्प इंश्योर दैट पार्टिसिपेंट्स अंडरस्टैंड हाउ टू कंप्लीट द सर्वे एक्यूरेटली, है ना। तो क्लियर इंस्ट्रक्शन अगर रहेगा तो वो रिस्पोंडेंट की हेल्प करेगा उसको क्वेश्चन को और सर्वे को बहुत ही अच्छे तरीके से और एक्यूरेटली पूरा करने में, ठीक है। पांचवा पॉइंट है सीक्वेंस क्वेश्चंस लॉजिकली। जो क्वेश्चंस का सीक्वेंस होगा उसको आपको लॉजिकली सजाना है ना। जैसे आपको याद होगा मालामाल वीकली वीकली एक मूवी आई थी, जहाँ पे जो परेश रावल है वो जाकर के पूछता है एक घर में कि क्या आपकी शादी हो गई है, तो जो औरत होती है बोलती है कि नहीं हुई है। तो दूसरा सवाल रहता है कि आपके बच्चे कितने हैं। तो भाई अगर शादी ही नहीं हुई तो बच्चे कहाँ से होंगे, तो वहां पे वो मार खा जाता है ना। तो दूसरे घर पे जाता है, तो वहां पे वो पूछता है कि आप, तो वो सोचता है कि अच्छा मैं दूसरे जब घर पे जाऊंगा सर्वे के लिए, तो मैं उससे पूछूंगा कि आपके बच्चे कितने हैं, फिर पूछूंगा शादी हुई है या नहीं हुई है। तो एक औरत आती है उम्रदराज,
होती है वो औरत, उनसे पूछता है कि आपके बच्चे कितने हैं, तो वो कहती है मेरे बच्चे 3 हैं। तो फिर वो पूछता है कि आपकी शादी हो गई है? तो बगैर शादी की तो बच्चे नहीं हो सकते, है ना? तो इस तरह के क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन का सीक्वेंस है, वो आपको ठीक तरीके से सजाना है, ताकि आपको भी अच्छा अच्छा हो करने में, और जो रिस्पोंडेंट है वो भी कंफ्यूज ना हो। राइट, ऐसा क्वेश्चन अगर आप पूछोगे तो बंदा गुस्सा आ जाएगा, है ना, नाराज हो जाएगा। ओके देन, आगे चलते हैं फिर। So sequence questions logically, arrange the questions in a logical and coherent order. जो questions है उसको logically और coherent order में डालना है। Start with introductory और easy to answer question। जब आप जो शुरुआत के आप आंसर पूछो तो easy answers रहो, आंसर questions होने चाहिए जिसको आंसर देने में काफी ज्यादा दिक्कत ना हो, सोचना ना पड़े, बहुत ही आसानी से बंदा दे दे। तो उस तरह के क्वेश्चन आपको देना है ताकि आपका एक रैपिड बिल्डअप हो उस रिस्पोंडेंट के सामने, है ना। Place more complex or sensitive questions later in the questionnaire once respondents feel comfortable, more comfortable, है ना। तो जो भी कॉम्प्लेक्स या फिर सेंसिटिव क्वेश्चंस होंगे जो उससे रिलेटेड होंगे, उसको आप बाद में उससे पूछो, ताकि तब तक वो क्वेश्चनर को देख करके कंफर्टेबल हो जाए। जब शुरू में उसको आंसर्स देने में बहुत आसान लगेगा ना, 4-5 क्वेश्चन जब के आंसर जब वो दे देगा, तो उसको अंदर से वो अच्छा फील करने लगेगा कि नहीं, अब मैं आंसर सारे दे सकता हूँ, मुझे बहुत सही लग रहा है ना। तो जितने भी सेंसिटिव क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन बाद में पूछे जाने चाहिए, शुरू में नहीं पूछे जाने चाहिए। शुरू में आपको इजी क्वेश्चंस ही पूछने हैं। ओके, कंसिडर द फ्लो ऑफ क्वेश्चंस टू मेंटेन अ लॉजिकल प्रोग्रेशन थ्रू आउट द सर्वे, है ना। तो एक फ्लो ऑफ क्वेश्चन जो है कि किस तरह का क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछना है, ये भी आपको मेंटेन करके रखना है, ताकि जो सर्वे का प्रोग्रेशन है वो ठीक तरीके से हो, है ना। सपोज शुरू में आपने बहुत सिंपल सा सवाल पूछा, ठीक है, कि आपका नाम क्या है, और उसके बाद आपने पूछ दिया कि आपकी शादी कैसे हुई, कब हुई, है ना। इस तरह से मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चीज के बारे में आपने अचानक से पूछ दिया, तो बंदा जो है वो तो हक्का बक्का रह जाएगा कि भाई क्या पूछ रहा है ये बंदा, राइट। तो इस तरह की चीजें भी नहीं करनी है। छठा पॉइंट है अवॉइड लीडिंग और बायस्ड क्वेश्चन। तो किसी भी तरह का बायस्ड क्वेश्चन या फिर कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिससे ये पता चले कि आप सामने वाले बंदे को लीड कर रहे हो, है ना, कहीं और लेकर के चले जा रहे हो, वो आपको नहीं पूछना है। डिजाइन क्वेश्चंस दैट आर न्यूट्रल एंड अनबायस्ड। ऐसे क्वेश्चन जो कि न्यूट्रल हो और अनबायस्ड हो, वही आपको पूछने हैं, है ना, उठ पटांग सवाल नहीं पूछना। अवॉइड लीडिंग और लोडेड लैंग्वेज दैट माइट इन्फ्लुएंस रिस्पोंडेंट्स आंसर, है ना। तो किसी भी तरह का लीडिंग या फिर लोडेड लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना है जिससे रिस्पोंडेंट इन्फ्लुएंस्ड हो, क्योंकि अगर वो इन्फ्लुएंस्ड होगा तो आपका आंसर जो वो देगा वो भी सही नहीं आएगा, वो भी बायस होकर के आएगा, तो आपका जो जो ऑब्जेक्टिव है वो भी आपका पूरा नहीं हो पाएगा। Use balanced and objective wording to ensure that respondents can provide honest and accurate responses. तो आपको balanced and objective wording का इस्तेमाल कर, ऐसे wording जो कि आपके उद्देश्य को पूरा करे, उसी का इस्तेमाल करना है, ताकि आपको सही और honest आंसर मिल पाए, हो ना, honest और accurate आंसर मिल पाए। यूज अ मिक्स ऑफ क्वेश्चंस टाइप। अब जो क्वेश्चंस का टाइप है, बहुत तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो उसका जो है मिक्स आपको करना पड़ेगा। एक ही तरह का फ्लैट क्वेश्चंस अगर आप पूछेंगे तो भी मजा नहीं आएगा, है ना। तो मिक्स ऑफ क्वेश्चंस होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखो बोला गया है, यूटिलाइज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्लोज्ड एंडेड एंड ओपन एंडेड क्वेश्चन टू गैदर बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा। तो आपको क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड दोनों तरह के क्वेश्चन पूछने हैं, ताकि आपका क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरह का डेटा आपको मिल पाए, है ना। क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड रिस्पांस ऑप्शंस, मेकिंग एनालिसिस इजियर, while open ended questions allow for more in depth insights and the expression of respondents perspectives। दोनों का मीनिंग यहाँ पे अच्छे तरीके से बता दिया गया है कि क्लोज एंडेड क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए, क्लोज एंडेड क्वेश्चन जहाँ पे जो बंदा है वो स्ट्रक्चर्ड वे में अच्छे ऑप्शंस के साथ अच्छी तरह से जो है आपको उसके बारे में बताए। और ओपन एंडेड में क्या होता है, जब आप चीजें क्वेश्चंस ओपन होती हैं तो वहां पे और भी आंसर्स भरे जा सकते हैं। हो सकता है कि जो उनसे आपको आंसर दिया वो कंप्लीट ना हो, उसमें और भी क्वेश्चंस आंसर्स को डाला जा सकता है और अच्छे तरीके से वो बता सकता था। तो क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड क्वेश्चन इस तरीके से होता है। तो आपको मिक्स करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही तरह का क्वेश्चन पूछ दिया। आपका नाम क्या है, ये है। आप कहाँ रहते हो, ये है। ये क्लोज एंडेड है, सवाल पूछा जवाब दिया बात खत्म, है ना। पर अगर आपने पूछ दिया ये कि आपने स्टडी कहाँ से की है, किस किस स्कूल से आपने अपनी स्टडी की है, तो ये ओपन एंडेड है, ये चलता रहेगा, कॉन्टिन्यूअस, है ना। तो मिक्स क्वेश्चंस के टाइप्स आपको वहां पे डालने हैं। और 3 पॉइंट्स हैं। 8वां नंबर पॉइंट कर लेते हैं, प्री टेस्ट द क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन आपने रेडी किया उसको प्री टेस्ट करना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने डायरेक्टली भेज दिया,
उसको करने के लिए आपको उसको एक बार प्री टेस्ट कर लेना है बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग द क्वेश्चंस टू द लार्जेस्ट सॉरी टू द टारगेट रेस्पोंडेंट्स कंडक्ट अ पायलट स्टडी, है ना, इसको बोलते हैं पायलट स्टडी। किसी भी काम को फुल फेज में करने से पहले एक बार उसको चला के देख लो, है ना, कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है ठीक तरीके से, है ना। तो एक पायलट स्टडी किया जा सकता है विद अ स्मॉल सैंपल ऑफ पार्टिसिपेंट्स। दिस प्री टेस्टिंग फेज अलाउज फॉर आइडेंटिफाइंग एनी फ्लॉज। और जब आप इसको करते हो तो आपको पता चल जाता है कि कहीं पे कुछ गलती तो नहीं हुई है, कहीं पे कुछ फ्लॉज तो नहीं है, कहीं पे कुछ एम्बिग्विटीज तो नहीं है, कुछ कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है किसी के मन में इन सवालों को देख करके, और इश्यूज विद अ क्वेश्चन, किसी भी तरह का कोई इशू तो नहीं है इस क्वेश्चन में। तो ये आपको पहले से पता चल जाता है जब आप प्री टेस्ट करते हो। तो प्री टेस्ट भी करना बहुत जरूरी होता है। Adjust and refine the questionnaire based on the feedback received to improve its clarity and effectiveness। तो अब जब आपने प्री टेस्ट कर लिया तो जो भी जानकारी आपके पास निकल करके आई, जो भी फीडबैक आपको मिला, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको अपने क्वेश्चनेयर को ठीक करना है ना। उसको क्लैरिटी, उसकी इफेक्टिवनेस को आपको बढ़ानी है उसको ठीक करके। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 9वां नंबर क्वेश्चन पॉइंट है, सॉरी, कंसिडर रिस्पॉन्स ऑप्शंस, है ना। तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्स ऑप्शंस होंगे उनको ठीक तरीके से कंसिडर करना आपको बहुत जरूरी है ना। आंसर में यस, नो, है ना, इस तरह की चीजें जो है आपको देनी है। वेदर यूजिंग क्लोज एंडेड क्वेश्चंस प्रोवाइड एप्रोप्रिएट एंड एग्जॉस्टिव रिस्पॉन्स ऑप्शंस दैट कवर ऑल द पॉसिबल चॉइसेस, है ना। जो आपको ऑप्शंस देने हैं, है ना, जो एग्जॉस्टिव रिस्पॉन्स वहां पे होना चाहिए ताकि जो भी आप पूछ रहे हो उसका सही आंसर आपको मिल पाए। सिर्फ अगर आपको नहीं आंसर आपको पता चला पर उसका पीछे रीजन क्या है ये ना पता चले तो फिर आपके क्वेश्चन का कोई फायदा नहीं है ना। तो अगर कोई चीज बंदा नहीं करना चाह रहा है तो क्यों नहीं करना चाह रहा है ये भी आपको पूछना है वहां पे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको रेडी करना है ताकि आपको प्रॉपर जानकारी जो है आपको मिल पाए, एक एग्जॉस्टिव रिस्पॉन्स आपको मिल पाए। इंक्लूड एन अदर और नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन वेयर नेसेसरी, जहां पे अदर या नॉन एप्लीकेबल आंसर होगा, जहां पे जो कोई बंदा सपोज है जो कि उस आंसर को नहीं देना चाहता है, वो चाहता है कि कोई और क्वेश्चन उससे पूछा जाए, वो किसी पर्टिकुलर सवाल का जवाब नहीं देना चाहता है, इस तरह की चीजें भी जो है आपको अपने क्वेश्चन में इंक्लूड करनी है। हर जगह नहीं, जहां जरूरी हो वहां पे। Ensure the response options are mutually exclusive and collectively exhaustive to avoid confusion on or overlapping categories। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी तरह का एग्जॉस्टिव नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए आपको इस तरह के आंसर्स को ठीक तरीके से पूछना है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप पूछ रहे हो, जो बंदा सामने में जवाब दे रहा है उसको भी मजा आना चाहिए जवाब दे करके, है ना। तो इस तरह से आपको जो है क्वेश्चन को रेडी करना है। ओके, 10वां नंबर पॉइंट है रिव्यू एंड रिवाइज। ओके, आपको रिव्यू करना है और फिर रिवाइज करना है। आपको ठीक तरीके से रिव्यू कर लिया आपने सारी चीजें करके, और फिर आपको फिर रिवाइज भी करना है। टेक द टाइम टू रिव्यू एंड रिवाइज द क्वेश्चनर फॉर क्लैरिटी। किसी भी क्वेश्चनर को जब आपने रेडी कर लेते हो तो फिर कुछ ठीक तरीके से रिव्यू करना। रिव्यू करने के लिए आप ये सारे मेथड्स, कुछ कुछ मेथड्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो, बट आपको उसको रिव्यू करना है, उसको रिवाइज करना है ठीक तरीके से, ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो मुझे क्लैरिटी उससे मुझे मिल रही है कि नहीं मिल रही है, कोहेरेंस मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो एक्यूरेट है कि नहीं है, राइट। डबल चेक द क्वेश्चन ऑर्डर को, जो क्वेश्चन का ऑर्डर है 1 2 3 4, कहीं वो जंबल करके ऊपर नीचे तो नहीं हो गया है ना। तो उसको चेक करना, फॉर्मेटिंग को चेक करना बहुत जरूरी हो जाता है। प्रूफ रीडिंग आप समझते हो ना। क्वेश्चन यार आपने रीडिंग किया, उसके बाद आपने उसको चेक किया कि सब कुछ ठीक है कि नहीं है, उसको बोलते हैं प्रूफ रीडिंग करना। जब हम लोग स्कूल कॉलेजेस में क्वेश्चन बनाते हैं तो क्वेश्चन को बनाने के बाद जब उसको प्रिंट में भेजते हैं तो उससे पहले हमें प्रूफ रीडिंग करनी होती है, उसको पढ़ के समझना होता है कि कहीं कुछ गलती तो नहीं है, कहीं कुछ स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, राइट। तो प्रूफ रीडिंग भी करनी है। तो प्रूफ रीड द क्वेश्चन टू एलिमिनेट एनी ग्रामेटिकल और स्पेलिंग एरर्स, है ना। प्रूफ रीड करके आपको किसी भी तरह का ग्रामेटिकल या फिर स्पेलिंग एरर को आपको हटाना है। दैट मे इम्पैक्ट रिस्पोंडेंट कॉम्प्रिहेंशन, है ना। अगर आप गलत ही सवाल पूछोगे, अगर आप स्पेलिंग ठीक नहीं होगी, तो जो बंदा होगा उसको भी सवाल का जवाब देने में मजा नहीं आएगा, क्योंकि सवाल पूछने का तरीका ही आपका गलत है, राइट। So yes, now by taking these precautions while drafting a questionnaire, you can enhance its usefulness, validity and reliability, leading to more meaningful and actionable data for your research, है ना। तो अगर आप इन सारे precautions का ध्यान रख करके अगर आप अपने questionnaire को ready करेंगे तो इससे क्या होगा, जो आपका usefulness है questionnaire का वो बढ़ेगा, enhance होगा, जो validity है ना, जो ज्यादा से ज्यादा लोग उसको वैलिड करार देंगे, उसको सही करार देंगे, है ना, जो उसकी रिलायबिलिटी है वो बढ़ेगी, राइट। और एक जो है आपके पास एक्शनेबल डेटा तैयार होगा आपके रिसर्च से रिलेटेड।
ठीक है। तो आई होप कि आपको ये MCQ 22 का ये क्वेश्चन काफी पसंद आया होगा, जहां पे हम लोगों ने ऑलरेडी इसको कंप्लीट कर लिया है, डिस्कस कर लिया है कि कौन कौन से प्रिकॉशंस आपको ध्यान में रखने हैं जब भी आप यूजफुल क्वेश्चन को रेडी कर रहे हैं। तो अब आप पूछेंगे कि सर आपने ये कहाँ से पढ़ाया, तो मैं बताता चलूं कि हमारा कॉमर्स ही पाठशाला वेबसाइट है, जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आपको सिंपली गूगल पे जाना है, कॉमर्स ही पाठशाला आपको गूगल पे टाइप करना है, और जो है हमारा वेबसाइट निकल करके आ जाएगा कॉमर्स ही पाठशाला का, commercepathshala.blogspot.com, ये हमारा लिंक है। आने के बाद जब खुल जाएगा उसके बाद आपको जाना है इग्नू एमकॉम में। एमकॉम में जाने के बाद यहाँ पे आपके सारे के सारे कोर्सेज यहाँ पे नीचे की तरफ आपको दिखेंगे। MCO 1, 4, 5, 21, ये सारे के सारे आपको दिखेंगे, जो भी आपको स्टडी करना है। जैसे कि मैं अभी आपको MCO 21 करा रहा था, तो आपको सिर्फ MCO 21 22 के नाम के ऊपर क्लिक करना है। आपका MCO 22 का क्वेश्चन आंसर यूनिट वाइज है ना, चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, यूनिट वाइज क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और ये क्वेश्चन सफिशिएंट है आपके एग्जामिनेशन में आराम से 70 to 80% लाने के लिए। बट ऐसे स्टूडेंट जो कि ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं, उनको मैं बोलना चाहूंगा कि भाई कॉल कर लो, व्हाट्सएप कर लो। क्लासेस हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं आज ही से। ओरिएंटेशन मैंने ऑलरेडी करा दिया है, सैटरडे को पहला क्लास होगा। तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड है, कॉल मी, व्हाट्सएप मी एट माई नंबर विच इज 8101065300। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखो, बाय बाय, थैंक यू।